अस्सलाम वालेकुम। नया दौर नेटवर्क जर्नलिस्ट का प्रोग्राम और मैं और सत्तार खान साहब आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। खान साहब, ये आज मैं आपसे बात करूं कि ये जो सियासत है ना हमारे मुल्क की, उसमें ख़ास तौर पे हर चीज़ झूठी है, नकली है, जो हम और आप देख रहे होते हैं, और उसकी जब हकीकत पता चलती है तो पता आपको अंदाज़ा होता है कि ये वो जो इंडियन गाना है ना, दुनिया पित्तल दी, हर चीज़ के ऊपर सोने की एक लेयर होती है लेकिन नीचे वो लोहा ही होता है। तो आज मैं आपके साथ 3-4 चीज़ें शेयर करूँगा कि हॉकी फेडरेशन, यानी आप देखेंगे हॉकी का मैच कितना किसी ज़माने में एक लोग क्रिकेट इतनी नहीं देखते थे, कौमी हमारा खेल है। आज उसके जो फेडरेशन के सदर हैं तारक बुगटी, यार तारक बुगटी को कुछ जानता ही नहीं था, डंडे से इसको तारक बुगटी को फेडरेशन का सदर बनाया गया था। वो जो चेयरमैन सेनेट थे आपके पुराने वाले बलोच, उनकी वजह से आज उनको रिज़ाइन करना पड़ा। और लड़के हमारे जाके अपने कपड़े खुद धो रहे थे और उनको फंड्स ही नहीं उनके पास, जैसे वो यतीम ऑस्ट्रेलिया में पड़े हुए हैं कुछ यतीम ना। वो अमाद भट्ट ने हौसला किया, उसने कहा क्या हो जाएगा, उसने मीडिया पे आके बात की और उसको अब फेडरेशन वाले सदर को इस्तीफ़ा देना पड़ गया। और अब पता नहीं गवर्नमेंट क्या करेगी, लेकिन शर्मनाक बात है कि टीम आपने ऑस्ट्रेलिया भेजी हुई थी, फंड ही नहीं थे आप। इसी तरह मरियम नवाज साहबा ने जहाज़ खरीद लिया, ठीक है जी आपने खरीद लिया, आप लोगों को सच तो बताएं। ये गल्फ स्ट्रीम G500 इसका नाम है इस जहाज़ का, और इसकी कीमत 10 अरब से ज़्यादा है। अच्छा, लोगों ने एतराज़ किया कि एक लग्जरी है, आपके पास एक जहाज़ पहले था, दूसरा। तो उनकी जो वज़ीर इत्तलात हैं मोहतरमा उज़्मा बुखारी साहबा ने कह दिया कि जनाब ये जहाज़ बेसिकली उन्होंने अपने लिए नहीं ख़रीदा, ये पंजाब एयर हम जो बनाएंगे ना उसका ये हिस्सा होगा। अब सारे ट्रोलर्स लगे हुए हैं कि भाई वो तो है ही एग्जैक्टिव 12 सीटों का जहाज़ है, वो कंपनी बनाती नहीं है एयरलाइंस के लिए, तो अब उनके पास वजाहत कोई नहीं। इसी तरह इंडिया में एक यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, उन्होंने कहा जी कि इलेक्ट्रॉनिक डॉग है हमारा, हमने बनाया है, कोई 200 करोड़ रुपया इस प्रोजेक्ट पे लगा है हमारा। तो जब उसकी वीडियो वायरल हुई तो चाइना वालों ने कह दिया ये साडा जहाज़ है, इथों खरीदा गया, साडा डॉग है ये जो रोबोट डॉग है, तो आप ये इसकी मलकियत कैसे कैसे आपने बनाया। वहाँ एआई समट हो रही थी और उसको पूरी दुनिया में वो एक तरह से शोकेस कर रहे थे, उनका झूठ पकड़ा गया। यानी ये झूठ आप कहाँ कहाँ चल रहे हैं। वो आपके वज़ीर आला केपी, वो टिकटॉक बनवा रहे थे अपना। इमरान खान की रिहाई फोर्स का ऐलान करने के बाद सारे लोग इधर उधर खड़े, वो एक्शन से आ रहे हैं जैसे कि हीरो नहीं आ रहा होता, और उसकी वीडियो आई और ख़ुद पीटीआई वाले उसके पीछे पड़ गए कि भाई ये क्या चवल मार रहे हो तुम। अब ये जो वाक़यात सारे हैं झूठ है हर तरफ। सबसे पहले बात करते हैं हॉकी फेडरेशन की कि क्या अरूज था इस फेडरेशन का, और जो हमारी हॉकी की टीम थी लोग उनको आइडलाइज़ करते थे। आज वो बेचारे अपने कपड़े और अपने वो खुद धो रहे हैं कपड़े और खाना भी खुद बना रहे हैं और रो रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। सजाद साहब, इस पहले मैं हॉकी के हवाले से, हॉकी मैच के हवाले से एक बात करूंगा। यकीन है मुझे आज तक किसी ने वो बात सुनी नहीं होगी, ना टीवी पे, ना सोशल मीडिया पे, ना अखबार में। वो मुझे एक बात शेयर की थी, खिज़र बाजवा, वो हॉकी का प्लेयर रहा है, उसने मेरे साथ, मेरी उसकी बड़ी रहती है, उसने मेरे साथ शेयर की। वो मैं कहा बड़ी मज़ेदार बात तुमने की है। और फिर मैंने उसको कहा, मैं कहा मैं अपने पॉडकास्ट में ये शेयर कर सकता हूँ। उन्होंने कहा खान साहब नो अरसा हो गया, कर दो। बात है नवाज शरीफ जब फाइनेंस मिनिस्टर था पंजाब का, अच्छा, चीफ मिनिस्टर भी नहीं हुआ था। अच्छा, ये 85 से पहले की बात है। 85 से पहले की एशियन गेम्स हो रही थी इंडिया में। अच्छा, नवाज शरीफ ने वीज़ा लगवाया, पासपोर्ट जमा कराया, सारा कुछ कराया। नवाज शरीफ ने जाना था वाघा बॉर्डर से, दिल्ली में था वाघा, मर्सिडीज़ थी इसके पास, 4-5 लोग थे इसके साथ, और इसमें एक जो कज़न था नवाज शरीफ का, ये जो JIT में भी पेश हुआ था, तारक शफ़ी भी साथ था।
अब ये निकले हैं तो पाकिस्तान की साइड की चेक पोस्ट जो है ना, वहाँ इन्होंने अपना पासपोर्ट वीज़ा चेक करवाया। उसके बाद जब बॉर्डर क्रॉस किया ना, तो इंडिया का जो चेक पोस्ट थी वहाँ पे भी इनको चेक करवाना चाहिए था, वहाँ नहीं चेक कराया, निकल के गाड़ी लेके। कैसे? वो पीछे लग गए ना, रोड अच्छा, बनी हुई है ना, अच्छा। वो पीछे लग गए, उन्हें कोई चेक कराए बगैर ने अगे जाके कितने उन्होंने रोकिया। तो वो फिर नवाज शरीफ ने कहा कि मैं तो चेक कराए ने, मैंने तो चेक कराए हैं। उन्होंने क्या, आपने पाकिस्तानी चेक पोस्ट में चेक कराए हैं, इंडियन चेक पोस्ट में नहीं चेक कराए। यानी एक बार ने चेक कराया ने, उन्होंने समझा कि इधरों ही इजाजत मिल गई और दो लैंड हाँ। की जरूरत ही नहीं। वो फिर चूंकि फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब का था, वो फिर पाकिस्तान की एम्बेसी वो विच पड़ी, फिर हुकूमत बीच में आई, फिर इंडियन गवर्नमेंट आई। उन्होंने कहा इनसे गलती हो गई, आइंदा नहीं करेंगे, तो इन्होंने जान दो। अगे जाते हैं दिल्ली। दिल्ली में एक 5 स्टार होटल है। 5 स्टार होटल में कोई बुकिंग नहीं करवाई हुई थी नवाज शरीफ ने, उधर चले गए बगैर बुकिंग के, और वहाँ उनका कमरा कोई नहीं था। टीमें आई हुई थी, एशियन गेम्स हो रही थी, कमरे फुल थे। अब एक्टिविटी इतनी बड़ी हो तो फिर ठीक है। हाँ। उधर अब ये सारा कुछ कैसे हो रहा था, अख्तर रसूल साहब का नाम आता है कि अख्तर रसूल साहब ने, इनका बड़ा ताल्लुक था अख्तर रसूल से। तो अख्तर रसूल ने कहा था कि आ जाओ, अंज सारा कुछ। भाई होटल में बुकिंग ही नहीं है। खिजर बाजवा अंपायर था मैच का, हॉकी छोड़ दी थी, अंपायर बन चुका हुआ था। खिजर बाजवा के पास एक कमरा था उसी होटल में। खिजर बाजवा ने उस होटल में, एक सरदार जी थे, खिजर बाजवा ने किसी वक्त में उसको ओबलाइज किया हुआ था। खिजर बाजवा का वो दोस्त था। तो ये नवाज शरीफ ने कहा कि उन खिजर बाजवा की मिन्नत कर ली है, क्योंकि अख्तर रसूल ने कहा भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकिया, खिजर बाजवा को अगे करता। खिजर बाजवा ने कहा कि मैनू ज़रा गल करन दो। खिजर बाजवा ने उस सरदार से बात की कि हमारे पंजाब सूबे का फाइनेंस मिनिस्टर है नवाज शरीफ, ये बगैर बुकिंग दे आ गया, एक साड़ी गलती है, ये भी गलती है। वो सरदार ने इसको ऑफ़र दी खिजर बाजवा को कि तुम मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ, मेरे पास भी कमरा है, और ये नवाज शरीफ और इसके साथ जो 4-5 हैं, इसको अपना कमरा दे दो, हम मैट्रेस बिछा देंगे, एक्स्ट्रा मैट्रेस, ताकि ये जलील ना हो। उन्होंने कर दिया। अगले दिन मैच है, स्टेडियम जा रहे हैं बगैर टिकटों के, टिकट भी नहीं है। स्टेडियम में मैच देखने जा रहे हैं, टिकट भी नहीं है। फिर खिजर बाजवा की बात आ गई। उन्होंने कहा मैं क्या करूं, किस तरह मैं करा कि तुसी स्टेडियम के अंदर जा सको, खचा खचा स्टेडियम भरा हुआ है। फिर खिजर बाजवा मुझे क्या कहता है, कहता गुसल खाना एक ऐसा था कि जिसका दूसरा दरवाज़ा स्टेडियम के अंदर खुलता था, वो एक रास्ता था जो मुझे बताया गया। तो मैं क्या गल दा किसी को पता ना चले। उन्होंने कहा बस तुसी भी ज़रा ध्यान रखो, इत्थों कट के ले जा सकते हो। नवाज शरीफ और इसके साथी गुसल खाने के रास्ते से ये स्टेडियम के अंदर घुसे। फिर क्या था, नवाज शरीफ ने खिजर बाजवा का कि मैनू बाओ, इंदिरा गांधी की फैमिली थी, उन्हें कहा इन्हों के नाल बाओ। खिजर बाजवा फिर फंस गया। खिजर बाजवा कहता कि चूंकि मेरे ताल्लुकात इंडिया में बहुत थे, हॉकी मैचेस होते थे, आना जाना रहता था, तो इनके ताल्लुकात बन गए हुए थे। नवाज शरीफ बेचारे को कोई नहीं जानता था। फिर उन्होंने मिन्नतें की, वहाँ राजीव गांधी भी था। जब राजीव गांधी के कानों तक ये बात पहुंची, उसने कहा कि हमारी फैमिली ये बैठी हुई है, पीछे इनको बिठा दो। तो मियाँ नवाज शरीफ और साथ जो 4 दोस्त थे वो पीछे बैठ के उन्होंने मैच देखा। अब पूछा जाए कि मियाँ नवाज शरीफ साहब बाद में 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर बने पंजाब के, 1 दफ़ा केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने। अब बताएं कि फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए ये कैसा काम था, हॉकी का मैच देखने जा रहे हो। भाई अख्तर रसूल अगर कह रहा है अपना तो बंदोबस्त करें आप। हाँ, और जैसे उन्होंने उधर अपने कागज ही चेक कराए, वो मेरा ख्याल है कि वो एक तरंग में होंगे कि बस स्टेडियम भाई पहुंचना। तरंग क्या मतलब है कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, हाँ, फिर बात और हो जाती है। ज़ाहिर है वो तो मोदी भी बगैर वीजे के आ गया था ठीक पाकिस्तान। है ना, ये होता है। अजीत अब जोल आप के साथ। फाइनेंस मिनिस्टर है, लेकिन बुकिंग आपकी नहीं हुई होटल में, लेकिन आप उधर घुस गए, किसी ने आपको कमरा दिया, खिजर बाजवा ने कमरा दिया, उसके बाद आपके पास स्टेडियम की टिकट नहीं थी, आप स्टेडियम में भी घुस गए। हाँ, लेकिन ये उसकी लक भी है नवाज शरीफ की कि उसको जगह भी किस जगह पे मिल गई। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि वो हॉकी
जिसके लिए मियाँ साहब को जिसका एक मैच देखने के लिए इंडिया जाने के लिए ये पापड़ बेलने पड़े, उस हॉकी का हमने अपने मुल्क में क्या अच्छा, हाल इसमें एक और इजाफा कर दूं। मैंने लाहौर इस क्लब में घोड़े रखे हुए थे। मुनीर डार साहब हॉकी का बहुत बड़ा नाम था। मुनीर डार साहब 2 घोड़ों में मेरे पार्टनर थे। एक घोड़ी का नाम था द न्यूज़, दूसरी घोड़ी का नाम था लीड स्टोरी। मुनीर डार मेरे पार्टनर थे। मुनीर डार साहब ने मेरे साथ बड़ी चीज़ें शेयर की। उनमें से एक चीज़ सुनो जो मैं बताना चाहता हूँ। मुनीर डार साहब वो एक ऐसा बंदा था, वो कोई बात अंदर रखता नहीं था, ठक 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 करके बोलना शुरू कर देता। वो मुझे कहता है, सतार खान एक वक्त हैगा सी हॉकी प्लेयर स्टार समझे जाते सन, क्रिकेट तो बाद च होई। उन्हें कहा जब मैं इंडिया जाता था तो मैनू जेडे रिसैप्शन स्टेट लेवल दे मिलते सन मुझे और हॉकी के प्लेयरों को, उन्हें क्या वहाँ गेस्ट में मधुबाला भी होती थी, वजंती माला भी होती थी। तो हमसे मधुबाला और वजंती माला करीब आने की कोशिश करते थे। ये इनका लेवल था। नहीं, ये बिल्कुल वही लेवल है जो आजकल क्रिकेट के नौजवानों का एक आप स्टारडम देखते हैं। लेकिन हुकूमत की जो प्रायोरिटी है ना, सारी खेलों के लिए एक जैसी होनी चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखें, आपके मुर्शिद की जो है ना सेहत, वो और उनकी रहाई, वो गंडापुर ने ठीक बात की थी। गंडापुर ने कहा था कि देखो, हम उसको रहा कर, हम मुल्क में तब्दीली लाना चाह रहे थे, हम इनकलाब लाना चाह रहे थे, और अब बात आ गई है कि रहाई पे यानी इनकलाब साइड पे रह गया, अब रहाई कमेटी बन गई, रहाई फोर्स बन गई। और जो सुहेल अफरीदी की इस वक्त खुद अहले यूथ कर रहे हैं ना, ये जो पीटीआई के हामी, आप नज़ारा वो देखना है अगर तो आप ट्विटर पे जाएं कि उसकी वो जो वीडियो है ना टिकटॉक बनाते हुए, वो एक खातून ने कहा कि हम मरियम नवाज़ को किस मुंह से कहेंगे कि ये टिकटॉकर वज़ीर आला है, हमारा वज़ीर आला भी तो टिकटॉकर है। क्योंकि अब ऑडियंस कौन है इनकी, दिखाना क्या है, काम करें या ना करें, दिखाना ये है कि फ़ोटो आपकी एक्शन जो है वो आपके लोगों के टेलीफोन पे जाना चाहिए, टिकटॉक में जाना चाहिए। अच्छा, अब इमरान खान की रहाई फोर्स जो है, वो आप 8 फरवरी का एहतजाज तो कर नहीं सके, तो कैसे लोगों को मोबिलाइज करेंगे इन टिकटॉक के ज़रिए? और ये रिहाई फोर्स के हवाले से मैं एक चीज़ मुझे याद आ जाती है। बेनज़ीर भुट्टो के लिए ना जान निसारा ने फोर्स बनी थी। जी जी जी, जान सारा ने बेनज़ीर भुट्टो, उनका काम भला क्या था? कितना मुश्किल तरीन काम था कि बेनज़ीर भुट्टो, क्योंकि पब्लिक मीटिंग करती वो डरती नहीं थी, उनका काम था कि वो एक लेयर बना के प्रोटेक्ट करेंगे बेनज़ीर भुट्टो को अगर कोई हमला होता है। पुलिस भी हो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी हो, सब कुछ होने के बावजूद वो जान निसारा ने बेनज़ीर भुट्टो को लेयर बनाते थे। कारसाज का आपको बताता हूँ मैं कि कारसाज में जब 18 अक्टूबर 2007 को बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, 2 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, 200 बंदा मारा गया था, 600 से ज़ायद ज़ख्मी हुआ था। वो जो 200 बंदे मारे गए थे ना, उनमें से 100 जान निसारा ने बेनज़ीर भुट्टो थे। 2 लेयर बनाई हुई थी, और वो उसका अकरम बलोच एक लियारी का था, वो उसका हेड था, चीफ, वो जो गार्ड होता है जो, ठीक है, वो था। वो 5000 जान निसारा ने बेनज़ीर भुट्टो 5000 की फोर्स थी, वॉलंटरली वॉलंटियर करते थे लोग। उसमें उसने खुद कहा था कि मेरे 2 भतीजे, एक स्टूडेंट था, एक ड्राइवर था, उन्हें कहा मेरी मिन्नतें की इन्होंने कि आप हेड लगे हो, हम वॉलंटियर करते हैं। तो कहता कि मैंने उनको कहा था ख़तरे वाली बात है, क्योंकि हम जान बचा रहे हैं बेनज़ीर भुट्टो की, जिस पर किसी जगह पर किसी वक्त भी हमला हो सकता है। इसके बावजूद उन दोनों ने वॉलंटियर किया अपने आप को, और वो दोनों भी उसमें शहीद हो गए थे। बिल्कुल। अब ये बात देखने वाली है कि वो फोर्स जो थी जान निसारा ने बेनज़ीर भुट्टो, वो तो बेनज़ीर भुट्टो की प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी। अपनी जानों का नजरिया पहले रखते थे कि इसमें जान जाएगी। लाहौर में लाशें आई हुई हैं, वो उस कारसाज की ज़हीर खान एक बड़ा अच्छा वर्कर था शादरा का, उसके साथ कुछ और लोग थे। फिर मोहतरमा जब लाहौर आई बेनज़ीर भुट्टो कारसाज के इंसिडेंट के बाद, कुछ महीने, 1-2 महीने के बाद,
तो वो उनके घरों में गई। वो पहले कराची में जो हुए थे उनके घरों में गई, ठीक है। हाँ। अब मेरी बात देखें, अब ये फोर्स बना रहे हैं रिहाई के लिए, और इनका काम होगा कोई धरने देने की जरूरत पड़ी, धरना ये लो, ये जाहिर फोर्स है एक ठीक है। आपको हर तरह की वो प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो इसका मतलब है कि अब तक पिछले 4 सालों में 2022 से लेकर 2026 तक पीटीआई टोटली नाकाम हो गई, प्रोटेस्ट करने में नाकाम हो गई। आपको नई फोर्स बनानी है, आप उसकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, ओ भाई आप उससे हलफ लोगे तो हलफ क्या लोगे कि मैं जान की कुर्बानी दूंगा, या मैं रिहा करवाऊंगा, या मैं प्रोटेस्ट करूंगा, या मैं धरना दूंगा। ओ भाई आपको ये सुहेल आफरीदी को बाकायदा एक फोर्स रखने के लिए ना तहरीके तालिबान से रजू करना पड़ेगा। इनके पास इतने तप्पड़ नहीं है पीटीआई के पास कि वो कोई ऐसी फोर्स बना सकें, क्योंकि आप तो नाकाम हो गए। आप कहते हो 20 करोड़ है, 25 करोड़ है, 30 करोड़ है। कहाँ 20, 25, 30 करोड़? ये जो रिसेंटली बसंत वाले मौके पे हुआ है, बसंत मना रही है मरियम नवाज, बसंत पे पाबंदी हटा रही है मरियम नवाज, वो तो हर तरह का जोर लगा देंगे कि कामयाब हो जाए, मूव उनकी है। आपकी बहन अलीमा खान भी छत पे चढ़ के उसकी मूव को कामयाब करवा रही है, आपका भांजा भी छत पे चढ़ के बसंत बना के उसको कामयाब करवा रहा है मरियम नवाज को, और जो कॉल दी हुई है पहिया जाम की वो उसी दिन खत्म। मैं वही कह रहा हूँ कि जो इमरान खान की कॉल है पहिया जाम की, उसको किसी ने नहीं देखा, और मरियम नवाज का जो बसंत त्यौहार है उसको सबने मनाया। सबने मनाया। तो उससे आप अंदाज़ा करें ना कि इनकी प्रायोरिटी। अच्छा, ये अगली जो चीज़ है ना वो मरियम साहबा की हैं, आपने जिनका जिक्र किया। ये जहाज़ जो 10 अरब रुपए का ना, ये खुद मुस्लिम लीग नून के हामी जो लोग हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं कि एक जहाज़ मौजूद है और अच्छी कंडीशन में मौजूद है, हर वज़ीर आला के पास एक जहाज़ है, तो एक नए जहाज़ की क्या ज़रूरत थी? ये ज़ुबैर जो है मुस्लिम लीग नून में जो थे, मोहम्मद ज़ुबैर, वो अब चले गए हैं एक तरह से इमरान खान की वो जो तहफ़्फ़ुज़ आइन मूवमेंट बनी उसका हिस्सा बन गए। सबसे पहले उसने इसकी निशानदेही की, और फिर उसके बाद उस बाकी लोग जो हैं उन्होंने उसको फॉलो करना शुरू किया। यार ये बताएं कि एक तो आपने जहाज़ ले लिया, ठीक है, फिर आपको चाहिए था कि अपने वज़ीरों को ब्रीफ ही कर देते कि ये क्यों मंगवाया गया है। वो उस्मा बुखारी बेचारी अपनी वो चूँकि वो इतनी ओवर कॉन्फिडेंट हैं उस्मा के बगैर तफसीलात देखे हुए कि जहाज़ किस कंपनी का है, क्यों मंगवाया, उसकी कीमत क्या है, तो वो सामने माइक आता तो वो अपना एक फ़लसफ़ा पेश कर देती। उन्होंने कह दिया जी कि ये तो जहाज़ जो है ना ये वज़ीर आला के लिए नहीं है, ये हम अभी एक पंजाब एयर बनाएंगे तो उसके लिए उसका हिस्सा है। जो माहिर हैं एविएशन के वो कह रहे हैं कि बीबी ये जहाज़ मुसाफिर जहाज़ नहीं है, ये पैसेंजर जहाज़ नहीं है, ये किसी एयरलाइन का हिस्सा नहीं है दुनिया में कहीं भी। ये कंपनी बनाती ही एग्जेक्टिव प्लेन्स हैं फॉर VVIPs लोगों के लिए। तो सजाद साहब इसमें ये हो सकता है कि पंजाब एयरलाइन जो बननी है वो सिर्फ VVIPs के लिए बने, कि यही जहाज़ VVIPs को उसका नाम रख के आप पंजाब एयरलाइन रख दो। आपने जहाज़ ले लिया, आप कहते रहे हो कि इमरान खान का ATM था जहांगीर तरीन, और जहांगीर तरीन का जहाज़ जहांगीर तरीन नहीं इस्तेमाल करता था, वो इमरान खान इस्तेमाल करता था। अब अगर आपने इस्तेमाल ही करना है जहाज़, तो किसी का भी जहाज़ इस्तेमाल किया जा सकता है, या जो जहाज़ पहले से CM का यार जो मौजूद है वो शानदार जहाज़ है। मैं आपको उस जो CM का जहाज़ उसके बारे में एक बात बता दूं, मैंने एक ज़माने में रिपोर्ट की थी, वो तकरीबन पाकिस्तान में उस वक्त नए ये जो डेली नहीं आते मॉर्निंग पेपर्स, उस सब में हेडलाइन लगी थी। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। शाहिद अहमद था गवर्नर और परवेज़ इलाही था अपना ये स्पीकर। तो शाहिद अहमद बाहर चला गया, तो एक्टिंग चार्ज करंट अफेयर जो होता है कि कायम मुकाम जो गवर्नर होता है वो स्पीकर हो जाता है। स्पीकर लग गया परवेज़ इलाही। मेरे पास सिविल एविएशन के डॉक्यूमेंट आ गए कि गवर्नर का जहाज़ 3 मरतबा इंडिया गया, 3 मरतबा। मेरा मसला ये था कि मुसाफिर कौन था,
क्योंकि पूरी उनका रूट मेरे पास डॉक्यूमेंट आ गए। लेकिन अब मुसाफिर के बारे में मुझे नहीं पता था कि मुसाफिर कौन था। इंटरेस्टिंग बात थी हाँ ना। बिल्कुल हाँ। मैंने सारी कोशिश की, मुझे मुसाफिर जेन्युइनली उनका कोई नहीं मिल सका। मैंने बीच में 2-4 नाम ले दिए कि मैंने इसको भी प्रॉब किया, तो ये उस दिन वहाँ था। वो इंडिया पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी नहीं होती, बैकडोर, बैकडोर हाँ उस बैकडोर डिप्लोमेसी के लिए गवर्नर का पंजाब का जहाज इस्तेमाल हो रहा। हुआ हाँ। मैंने परवेज़ इलाही साहब से फ़ोन पर रब्ता किया वर्शन के लिए। परवेज़ इलाही मुझे क्या कहते हैं, उस वक्त कायम मुकाम गवर्नर परवेज़ इलाही थी। तो परवेज़ इलाही कहते हैं खान साहब इंज कदों होया, यानी कि परवेज़ इलाही साहब को नहीं पता, ज़ाहिर है उनके भी नॉलेज में नहीं होगा। तो इनका जो जहाज़ होता है उसका इस्तेमाल जो होता है ना, अब आप देखें आपके सूबे की या मुल्क के मुआशी हालात क्या हैं, हाँ, ठीक आम नहीं ना? आदमी की जिंदगी कैसे गुजर तो रही है। आपने 12 अरब रुपया जू खर्च करना था। और फिर पता क्या जुल्म ये है और कि फिर आपने वो जो उसके बारे में थोड़ा सा बुलाऊं, उज़मा बुखारी साहबा के बारे में। हाँ ज़रूर जिक्र करें। मैं एक दफ़ा एक पंजाबी चैनल था, तो मैं गुज़र रहा था, स्टूडियो में जा रहा था, तो एक लम्हे के लिए टीवी सारे चैनल चल रहे थे, तो मैंने देखा कि उज़मा गिलानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। उज़मा बुखारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, साथ एक खातून बैठी हुई थी। वो जिस तरीके से वो खातून बैठी हुई थी ना, वो बड़ा अजीब सा लगा। लेकिन मैंने तैयार कर लिया कि ये चीज़ मैंने नोटिस की है, शायद किसी ने नोटिस की कि नहीं की, लेकिन मैं इसको बेहतर तरीके से बयान कर सकता हूँ। तो फिर मैंने वो पंजाबी चैनल के शो में कहा, मैंने कहा ये 1 मिनट के लिए मैंने एक चीज़ देखी, हम लोग इशू डिस्कस कर रहे थे, उसमें बीच में मैंने ये भी ठोक दिया। मैंने कहा कि जी उज़मा साहबा ये स्पोक्स पर्सन है, टीवी पे आए, 6 अपने साथ साथी बिठाएं, 7 बिठाएं, 8 बिठाएं, एक खातून बिठाई हुई है, और मुझे ऐसे लगा जैसे उसकी गर्दन जो है ना, बिल्कुल साथ उज़मा जोड़ के के हुए। नहीं उज़मा की गर्दन के ऊपर, अच्छा उज़मा के कंधे के ऊपर उसकी गर्दन पड़ी है। फिर मैंने उसको डिस्क्राइब किया, मैं कहा मुझे ऐसा लगा जैसे उज़मा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है ना, सफ़ा नंबर 1 2 3 4, तो ये सफ़े की तरतीब ये औरत ठीक कर अच्छा रही वो असिस्ट कर रही है साथ। है। मैंने उसको ऐसे डिस्क्राइब किया। हम्म, उसके बाद 2 जर्नलिस्ट मुझे मिले, टीवी जर्नलिस्ट। उन्होंने कहा खान साहब तुसी सिर्फ 1 मिनट से देखिया, हम उस प्रेस ब्रीफिंग में मौजूद थे, हम 40 मिनट देखते रहे। हम 40 मिनट देखते रहे, और ये आपने जिस तरह डिस्क्राइब आपने किया है, ये आपका अंदाज़ है डिस्क्राइब करने का। मैं कहा यार इस खातून को, मैं कहा मैं ये नहीं जानता ये पार्लिमानी सेक्रेटरी है या मिनिस्टर है, मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ तरीका भी होता है टीवी में हाँ बैठने उज़मा का। साहबा जो हैं उनको बात करते हुए चीज़ें पहले रिसर्च करवा लेनी चाहिए अपना, उनका अच्छा खासा स्टाफ है, उनसे बात कर लेनी चाहिए। इस तरह जग हंसाई होती है कि जी आपको पता ही नहीं है कि जहाज़ आया कैसे और कितनी कीमत और कौन सी और कंपनी आप है और स्पोक्स कहाँ पर्सन हो, और जो इसमें एक सबसे बड़ा तजाद है ना कि आपकी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि जहाज़ PIA को बेच दिया आपने, कि जी ये गवर्नमेंट का काम नहीं है बिजनेस करना, और अदारे भी बेच रहे हैं, निजकारी कमीशन बड़ा एक्टिव हुआ है। आप पंजाब में एक सरकारी एयरलाइन खड़ी करना चाहते हैं, तो ये एक ही पॉलिटिकल ये पार्टी। आप बात कर सकते हो या मैं कर सकता हूँ। ये जो बात आप कर रहे हो ना कि वफाकी हुकूमत तो PIA को बेच दिया, हाँ सरकारी एयरलाइन को उन्होंने बेच दिया, क्या पहले हमारे उसमें नहीं चल सकता? हाँ तो आप पंजाब में हो, आपकी भी वही जमात है जिसकी वफाक में जमात है, और आप पंजाब में एक नई एयरलाइन यानी बना रहे। चीचा भतीजी के दरमियान ये मामला है कि वो एक पेज पे ही नहीं। और पहले इन्होंने कोशिश की थी कि आवाज़ दी थी कि हम पंजाब वाले जो हैं PIA ख़रीद लेते हैं, अच्छा, लेकिन फिर किसी ने समझाया कि एक बोझ इस कंधे तो उतार के दूसरे कंधे से रखन दा की वो तुक ही है, था। गैर सियासी गल है। बहरहाल लेकिन इंडिया वालों ने तो कमाल कर दिया यार। ये सियासत जो जब से सोशल मीडिया पे आई है ना, सियासत नहीं रही बल्कि ये एक नकलियापन बन गया। इतनी बड़ी वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है इंडिया की जिन्होंने AI समिट की, और उन्होंने कहा कि हम कोई 200 करोड़ रुपया यानी 2 अरब रुपया AI प्रोडक्ट्स बनाने में हम लगा रहे हैं, और ये एक हमने वॉकिंग डॉग बनाया है जो बिल्कुल कुत्ते की तरह वो उसकी वीडियो आई, और जिसको रोबोटिक डॉग कहा गया कि ये हमारी इनोवेशन है। इस सारे जो हमारी ये यूनिवर्सिटी कर रही AI
प्रोडक्ट्स बना रही है और अब हम दुनिया का मुकाबला कर रहे हैं रोबोटिक्स में। जब वीडियो आ गई तो जाहिर है जो इस मामले के माहिर थे उन्होंने ये सेम मॉडल जो है वो चाइना में देखा हुआ था कि ये तो चाइना का कुत्ता है, ये इंडियन कुत्ता नहीं है। अच्छा, उधर से चाइना वालों ने भी कहा कि ये तो फलां कंपनी हमारी उसका ये ब्रांडेड डॉग है और जो कि फॉर सेल है कई 1-2 साल से, तो ये इंडिया वालों ने कैसे बना दिया। तो इस वक्त पूरे इंडियन सोशल मीडिया पे उस यूनिवर्सिटी की जो तर्जमान है उसकी वो क्लास हो रही है ना, जैसी मतलब ये साबित हो गया कि चाइना का वो कुत्ता था रोबोटिक, यस, उसको इस यूनिवर्सिटी ने कहा कि हमने डेवलप किया है। जी बिल्कुल, और वो चोरी पकड़ी गई। और आप यूनिवर्सिटी कह रही है कि दरअसल हमने ये नहीं कहा था, हम और भी प्रोडक्ट्स बाहर से मंगवाते हैं और ये करते हैं जो जिसका कोई जवाज़ ही नहीं है। और वो बेइज्जती हो रही है मोदी साहब की भी कि वो जो कह रहे थे कि हम AI, वो किसी इंटरव्यू में मोदी साहब ने कहा था कि कुछ एक गोरे ने इंटरव्यू किया है इसका आके, तो उसको कहने लगा कि जो हमारा बच्चा पैदा होता है ना तो वो पहले जब बोलता है शब्द तो वो बोलता ही AI है। अच्छा, यानी वो मोदी, वो वहाँ का इमरान खान है ना, ये मोदी का हाल है। मैं वो कहता हूँ कि ये सोशल मीडिया ने हम सबको, पूरे मुल्क को, पूरे मुआशरे को, हर एक मुआशरे के हिस्से को झूठ पे लगा दिया। झूठ बिक रहा है, टिका के बिक रहा है, सच नहीं बिक रहा। सच बहुत कम बिकता है, सच दब जाता है, दब जाता है। झूठ जो है ना टिका के, और फिर झूठ का लेवल वो चला जाता है कि जिसमें मुल्क का सदर भी आया था, मुल्क का वज़ीर आज़म भी आया था, मुल्क की हुक्मरान जमात भी आई थी, मुल्क की अपोजिशन जमातें भी आई थी, अपोजिशन लीडर भी आए थे। ये उन्होंने भी रियलाइज़ कर लिया है कि अब झूठ के अलावा कुछ नहीं चल सकता, झूठ का इम्पैक्ट है। और इसीलिए तो वो जो हिस्टोरियन है यूरोपियन, वो कहते हैं कि हम सच के बाद की दुनिया में रह रहे हैं, आफ्टर ट्रुथ, दिस इज ये आफ्टर ट्रुथ वर्ल्ड है। यार देखो कितना हमने चूंकि सच देखा हुआ, वो दुनिया या वो बच्चे या वो नस्ल जिन्होंने सच को कभी देखा ही नहीं, वो आने वाले कितने साल वो झूठ की दुनिया में ज़िंदगी गुजारे होंगे। उनको झूठ और सच का फ़र्क इसलिए नहीं पता चलेगा कि ये फ़र्क तो उस वक्त पता चलता है जब आपने सच को भी देखा हो और झूठ को भी देखा हो। हाँ, जब आपने टोटली झूठ ही देखा लेकिन है, अगर आप इस स्क्रीन में स्टक हो गए और जो इस पे दिखाया जाता है उस पे बिलीव करने लग गए तो समझें कि आपका कोई रास्ता नहीं है, कोई आपकी डायरेक्शन नहीं है। सजाद साहब हम बड़े खुशकिस्मत हैं, हमने बड़ा अच्छा दौर देखा। हाय हाय हाय, यही कहना पड़ेगा ना, यही कहना पड़ेगा। और जनरेशन जी को कहना पड़ेगा कि कुछ रिसर्च करें, कुछ देखें, उस पर बात करें। बड़े रोशन दिमाग लड़के भी हैं, ख़ास तौर पे मैं देखता हूँ पाकिस्तान में, इंडिया में, बाहर भी। तो सोशल मीडिया जो है ना वो सिर्फ भड़कबाजी या झूठ को फैलाने से नहीं, ऐसी हर वो काम करना चाहिए जो जिसकी तस्दीक हो बाकायदा, बैक एंड पे उसका पीछे कुछ डॉक्यूमेंट हो। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।